So, hello friends, welcome to online Guruji classes. My name is Brij Mohan Joshi. So, friends, today we will talk about the CAPF Assistant Commandant Examination conducted by UPSC. तो आज हम लोग जो UPSC असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है और जो उसकी परीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले जितने भी लोगों को मॉक टेस्ट करना है तो वो इस डिस्क्रिप्शन में लेक्चर के देख सकते हैं और वहाँ से मॉक टेस्ट का लिंक आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं यानी कि BSF, ITBP, CRPF, SSB, CISF, इनमें जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है बिल्कुल भी नहीं पता और वो लोग एग्जामिनेशन भरना चाहते हैं इसकी परीक्षा को, तो लेक्चर को सुन लें और कमेंट करके मुझसे पूछ लें। मैं अलग से इसके ऊपर एक लेक्चर आपके लिए बना दूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जैसे आपके आर्मी के अंदर एंट्री लेवल का जो ऑफिसर होता है वो लेफ्टिनेंट रैंक से होता है, पुलिस के अंदर DSP रैंक से एंट्री लेवल का जो ऑफिसर होता है, तो उसी तरह से BSF, ITBP, इनमें जो एंट्री लेवल का जो ऑफिसर होता है यानी कि शुरुआत में जो ऑफिसर की पहली रैंक होती है उसको हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं। 3 स्टार उसके होते हैं, जितने की यानी कि अगर मैं चेक करूं तो 3 स्टार आर्मी में कैप्टन और जो DSP होता है पुलिस में उसी की इक्विवेलेंट ये रहता है। तो ग्रुप 1 गैजेटेड ऑफिसर की ये रैंक है। तो इस बार UPSC ने इसके नोटिफिकेशन निकाला है और 209 पोस्ट हैं इस बार ऑल ओवर इंडिया। तो काफ़ी अच्छा ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की खास बात क्या है कि इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिविल सर्विसेज के लेवल का इसका पैटर्न होता है, थोड़ा सा चेंज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो करंट नोटिफिकेशन आए हैं उसके लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 है। आप UPSC ऑनलाइन जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, उसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा, 200 रुपये इसकी फ़ीस है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा 2020 में ये परीक्षा, और UPSC ने 2021 का भी कैलेंडर जारी किया, तो अगले साल भी ये परीक्षा होगी 8 अगस्त 2021 में। तो अभी तक ये बात चल रही थी कि असिस्टेंट कमांडेंट को दोबारा से IAS के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि पहले इसका सिलेक्शन IAS के एग्ज़ाम से ही होता था, लेकिन मतलब जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे ही इनका सिलेक्शन होता था। बाद में एक अलग से एग्ज़ाम करवाया गया असिस्टेंट कमांडेंट का, लेकिन बहुत टाइम से ये न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में ये खबर आ रही थी कि असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम को दोबारा से सिविल सर्विसेज में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके कोई चांस नहीं बनते हैं क्योंकि इस बार 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है, अगले साल 8 अगस्त को है, तो 2 परीक्षाएँ तो आपकी कन्फर्म है। अच्छा, फ़ायदा क्या है कि अगर आप इसके लिए अभी तैयारी करना शुरू करते हैं तो अभी आपके पास 3 महीने का पूरा टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हालांकि 3 महीने में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की जा सकती अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो और अगर आपकी कुछ चीज़ें पहले से अच्छी हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप ऐसे अच्छा लिखते हो और आपकी साइंस बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स अच्छी है, तो 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन उन लोगों के लिए की जा सकती है। तो बाकी लोगों के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले साल में एक बार परीक्षा होती थी, मतलब एक परीक्षा होती थी और दूसरी परीक्षा के बीच में 1 साल का गैप होता था। अभी क्या है कि अगर आप अभी इसका फॉर्म भरते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, 20 दिसंबर को एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाई नहीं भी होता है तो आपको पूरा 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बिल्कुल 8 महीने के बाद 8 अगस्त को ये पेपर दोबारा हो जाएगा। तो जिन लोग इसका प्लान कर रहे हैं, अभी से आप प्लान करना शुरू कर दें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस बार का फॉर्म भी भरें, क्योंकि इसमें चांसेस का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है ना। और जो लोग अपियरिंग हैं ग्रेजुएशन में वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो एज है वो 20 से 25 साल है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2020 के बीच में होनी चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 या 1 अगस्त 2020 है तो क्या वो भी भर सकता है? तो यस, बिल्कुल भर सकता है, क्योंकि दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, ठीक है ना। इससे बात की और इससे पहले की डेट अगर आपकी है डेट ऑफ बर्थ, तो इधर आप ओवर एज हो गए और उधर आप अभी अंडर एज है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2020 है तो वो अभी उसको वेट करना पड़ेगा और अगले साल के लिए वो 8 अगस्त को होने वाली परीक्षा दे सकता है।
ठीक है ना। तो जिन लोगों का, अब देखिए इस बार का परीक्षा, क्योंकि देखिए पेपर है, तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। तो अगर जिसने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर पहले से आपकी साइंस अच्छी है, ऐसे आप अच्छा लिखते हैं, इंग्लिश में थोड़ी कमांड है, तो 3 महीने में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल भी स्टार्ट अभी करना शुरू नहीं किया है और जिनको पता भी नहीं है इसके बारे में, तो वो भी पढ़ना शुरू कर दें, फॉर्म भर दें अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ऐसे चांसेस का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि इतने चांस मिलेंगे जैसे आईएएस में मिलते हैं। तो फॉर्म भर लें और थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके जाएं जितना आप हो सकता है 20 दिसंबर तक, क्योंकि फिर 8 महीने के बाद तो आपको परीक्षा देनी ही देनी है, ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल है हर कोई भरे, इसका फ़ायदा उठाए वो। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी पेपर क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं भी हो, तो आपने 3-4 सब्जेक्ट तैयार करके चेक कर लो एग्जाम में कि आप कि वो सब्जेक्ट कितने तैयार हैं, और आप फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से ये पेपर को दे सकते हैं। अब पेपर क्या है? ये पेपर बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। यानी कि बाकी जो एग्जाम होते हैं, जैसे एनडीए का एग्जाम है या सीडीएस का एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर जो आपका पेपर है रिटन, उसमें 2 एग्जाम होंगे, मैं अभी बताऊंगा। एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। तो पेपर 1 के अंदर आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल एबिलिटी, और जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो होता है ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, और इंग्लिश ग्रामर। तो वो वाला जो पेपर है वो आपको लिखना पड़ता है, आपको वहां पे शीट मिलेगी, आंसर शीट, आपको उसमें लिखना पड़ेगा, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ होते हैं यहां पर, ठीक है। तो अभी मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है। तो जो स्टेज 1 है रिटन, वो 450 नंबर का होता है। उसके बाद रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें एक फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। फिजिकल और मेडिकल एक साथ होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो फिजिकल के अंदर क्या होता है, आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपकी फिजिकल टेस्ट की जाती है। अगर मैं सिर्फ उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको ज़्यादा डिटेल में जानना है, हालांकि जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले तो आप फॉर्म भर के रिटन की ही तैयारी करेंगे। लेकिन फिजिकल के अंदर मतलब जिन लोगों की बहुत ही खराब फिजिकल स्थिति है, पढ़ने में सही है, तो वो भी इस बात का ध्यान दें कि तब तक आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड सही करना पड़ेगा। इसमें आपको 100 मीटर की दौड़ होती है, फिर एक 800 मीटर की दौड़ होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, उसके बाद शॉर्ट पुट होता है, जो कि मेन और फीमेल दोनों को करना होता है। फीमेल को शॉर्ट पुट नहीं फेंकना पड़ता, जो मतलब गोला जो होता है, भारी गोला, ठीक है ना। तो 7-7.5 kg का शॉर्ट पुट इसमें फेंकना होता है सिर्फ मेल्स को। तो रेस होती है, उनकी टाइमिंग होती है, जैसे कि आपको 17 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है। मेल्स को, फीमेल्स के लिए शायद वो 18 या 19 सेकंड है। वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी फिजिकल के ऊपर बात करना सही नहीं है। फिजिकल के ऊपर सिर्फ वही लोग ध्यान दें जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और जिनकी फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप पूरी तरह से अपना चेकअप करवा लें इसमें, मेडिकल वगैरह में भी। अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम को भरने का। अगर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड सही है, आप तभी भर सकते हैं इसको। वही चीज़ आपकी मेडिकल और फिजिकल दोनों के लिए अप्लाई होती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। हम लोग रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न 450 नंबर का होता है और इंटरव्यू 150 नंबर का होता है। टोटल पेपर आपका 600 मार्क्स का होगा। अब कट ऑफ की बात करते हैं। मेरे पास 2018 की कट ऑफ है यहाँ पर। तो 2018 में जो पेपर 1 है इसका, जनरल स्टडीज़ वाला, उसकी कट ऑफ थी 95.04, 250 नंबर में से। क्योंकि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं जनरल रिटर्न के अंदर। एक होता है पेपर 1, जिसको आप जीएस प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस डीआई बोल सकते हैं। ये आता है आपका 250 नंबर का। और दूसरा पेपर 2 वो आता है ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, वो आता है 200 नंबर का। समझ में आया कि नहीं है?
तो क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का पेपर 2 चेक किया जाता है। ये बात आप याद रख लें। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, सबका आप सब्जेक्टिव पेपर चेक करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो जिन लोगों का पेपर 1 क्वालिफाई होता है सिर्फ उन्हीं लोगों के पेपर 2 चेक किए जाते हैं। इसका मतलब पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां पर जो कट ऑफ दी गई है वो 3 कट ऑफ दी गई है। एक तो पेपर 1 की कट ऑफ दी गई है जो कि 95.04 है 250 में से, और दूसरी है कंबाइंड कट ऑफ यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 450 में से, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो है 166। ठीक है, और जो टोटल कट ऑफ है वो टोटल 600 में से 282 इसकी कट ऑफ गई है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स तो उसके भी ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पेपर 1 में ही बाहर हो जाते हैं और उनका पेपर 2 भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो वो कॉपी चेक ही नहीं होती उनकी। इसीलिए आपकी पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका पेपर 1 से कट ऑफ बनेगा। ठीक है ना, और तब जाके पेपर 2 चेक होगा, फिर कंबाइंड आपका कट ऑफ बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसके लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो कि यूपीएससी खुद डिसाइड करता है हर साल पेपर को देखकर। तो 2018 का जो पेपर था उसमें पेपर 1 के जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 25% थे और पेपर 2 के 15% थे, यानी कि 250 में से कम 50 नंबर लाने थे ताकि आपकी दूसरे पेपर की कॉपी चेक हो सके। ठीक है ना, पहले क्वालिफाई करना है और इसमें कम से कम 30 नंबर लाने थे ताकि आप पास हो सको। यानी कि दोनों पेपर में 50 + 30 80 नंबर तो लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। फिर बनेगी मेरिट, और जो मेरिट बनी वो पेपर 1 से पहले बनती है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसमें पेपर 2 के साथ कंबाइन किया जाता है। तो पेपर 1 की जो कट ऑफ है वो जाती है 90, मतलब पिछले बार जो 2018 है उसमें वो गई थी 95.04। समझ में आया कि नहीं है? तो कट ऑफ आपकी जो बनेगी वो पेपर 1 से ही बनेगी, लेकिन जब मार्क्स ऐड होंगे तो वो कंबाइंड पेपर 2 में भी ऐड होंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर 1 है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर 2 में आप अच्छे नंबर ना लाओ। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हो, मतलब पेपर 1 की कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो और पेपर 2 में आपका अच्छा स्कोर आता है, तो आपका कंबाइंड स्कोर बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो कंबाइंड स्कोर बढ़ेगा तो फिर वो इंटरव्यू में ऐड होगा और वो आपको मदद करेगा। यानी कि पेपर 2 जो है ऐसे वाले का, उसका इनिशियल सिलेक्शन में, रिटन में सिलेक्शन में उतना रोल नहीं है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में बहुत रोल है। क्योंकि रिटन में जो रोल है वो तो पूरा पेपर 1 का ही है, 95.04 उसकी कट ऑफ वहीं से जाएगी आपकी। समझ में कि नहीं है? ये कट ऑफ है। तो पेपर 2 के नंबर कट ऑफ में तो नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन कंबाइंड जब आप नंबर उनको जोड़ते हैं, जब वो ऐड होते हैं इंटरव्यू के साथ, तो पेपर 2 में जिसने जितना अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 600 में से जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है? 282 जा रही है। तो सोचिए अगर किसी ने यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है और पेपर 2 में उसके अच्छे मार्क्स भी हैं, भले ही पेपर 1 में कम है लेकिन पेपर 2 में अच्छे हैं, तो कंबाइंड नंबर उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो इतना सब कहने का मतलब क्या था कि जब आपने रिटर्न देना है तो रिटर्न में विशेष ध्यान, आपने स्पेशल फोकस करना है पेपर 1 के ऊपर पहले, ताकि आप पास हो सको और आपकी कट ऑफ बन सके वहां से। ठीक है, और उसके बाद आपने पेपर 2 को भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर आपने पास कर लिया और पेपर 2 में कम नंबर आ गए तो फाइनल मेरिट में आप पीछे रह सकते हो। इसीलिए ये ट्रिक यहां पर है कि दोनों में अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन पास होने के लिए पेपर 1 को परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। क्वालिफाई तो होना पड़ेगा, कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसके पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसके पैटर्न की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपको 2 घंटे का टाइम होता है और 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज
और रीजनिंग से। अब इसमें क्या है कि जो रेशियो रहता है क्वेश्चंस का वो लगभग 20 से लेकर कई साल तो 40 क्वेश्चन तक भी मैथ्स और रीजनिंग से आए हैं। तो ये आपके लक के ऊपर है। मिनिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो 20 रहते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 125 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 250 नंबर का पेपर है, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वे फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि रीजनिंग मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 से 40 के बीच में आ सकते हैं, वो आपके लक के ऊपर है। जिस साल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कर लेते हैं। तो पहला तो इसमें आता है रीजनिंग मैथ्स और क्वांट, क्लास 10th लेवल का आता है। कोई भी बाजार से बुक ला सकते हैं मैथ्स रीजनिंग और क्वांट और डीआई की, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा इसमें। अब मैं क्वांट और मैथमेटिक्स क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वांट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इस तरह के जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। मैथ्स के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर अलजेब्रा या मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास 10th लेवल के। तो यहाँ पर साइंस के बच्चों के लिए बहुत एडवांटेज है, एक तो रीजनिंग और मैथ्स में, और दूसरा जर्नल साइंस वाले में, क्योंकि जर्नल साइंस इसमें क्लास 10th लेवल की तो आती है लेकिन आईसीएसई लेवल की आती है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफ़ी मतलब डीप में तो नहीं, और मतलब इतना है कि इतना हल्का भी नहीं पूछा जाता और ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक अच्छा खासा पूछा जाता है क्लास 10th लेवल का, आईसीएसई लेवल का। तो आईसीएसई बुक्स जो होती है क्लास 10th की, आप उनको पढ़ें, उनको फॉलो करें, वहाँ से आपका इजीली ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, उतना मुश्किल नहीं है इसको सीखना। साइंस के बच्चों के साथ एडवांटेज ये है कि उन्होंने पहले पढ़ा है, अगर मान लीजिए किसी ने बीएससी बीटेक किया होगा तो उसके लिए उसने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो उसको थोड़ा ईजी हो जाता है इस चीज़ को करना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स नीचे अभी आ रहे हैं। तो इतना आप मान लीजिए रीजनिंग और जनरल साइंस को मिलाकर 125 में से 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी के 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है और क्लास 10th की जो साइंस है, मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीएसई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्लास 10th आईसीएसई लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इजीली ये पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है इंडियन पॉलिटी, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक फॉलो करें, या फिर और 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज़ को पढ़ के जाएं, तो वहाँ से ये हेल्पफुल हो जाएगा। लक्ष्मीकांत काफ़ी काम करेगी, इसमें कोई इस तरह की गाइड से काम नहीं चलता। असिस्टेंट कमांडेंट में आपको बुक पढ़नी पड़ती है प्रॉपर। हिस्ट्री के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ये आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो 3 बुक हैं, एक है एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा। ओल्ड एनसीईआरटी नाम से आती हैं। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ओल्ड एनसीईआरटी टाइप करें तो आपको लगभग 100-150 की एक किताब पड़ जाएगी, मतलब 300 रुपये की तीनों किताबें ये पड़ जाती हैं। और कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली वगैरह में रहते हो, इलाहाबाद रहते हो, तो आपको फोटो स्टेट की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी ये बुक आसानी से मिल जाती हैं। ये तीनों किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर होगा, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सिविल्स के लिए इसके अलावा हम थोड़ी और किताबें बताते हैं पढ़ने के लिए, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ये तीनों किताबें आप पढ़ते हैं तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ज्योग्राफी के लिए एक आपके पास ऑक्सफोर्ड की एटलस होनी जरूरी है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना आपको है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है। क्यों पढ़ना है अभी बताएंगे आगे आपको। वो आएगा पेपर 2 में काम, जो कि सब्जेक्टिव है, जहाँ पर आपके व्यूज़ लिखने के लिए आते हैं, रिपोर्ट लिखने के लिए आती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगी। ज्योग्राफी के लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग की एक बुक ले सकते हैं, इससे आप फिजिकल ज्योग्राफी कवर अप कर सकते हैं, या फिर आईसीएसई क्लास की क्लास 10th और क्लास 9th की आप बुक्स करेंगे, वहाँ से भी आपका ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगा। आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि आईसीएसई का सिलेबस सही है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की पर्पज़ के लिए। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक बहुत अच्छी किताब आई है, किताब क्या नोट्स हैं, वो पेरियार बोलते हैं उसको। ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, काफ़ी पतली किताब है। किसी के नोट्स हैं, वो नोट से ही उसने किताब बना दी है, ठीक है, क्योंकि उसे हाथ से मैप बने हुए हैं, ईजी अंडरस्टैंडिंग है। तो पेरियार, ठीक है, मेरे पास वो बुक अगर होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप 2 मिनट जरा वेट करिए, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बुक है वो, शायद क्योंकि मुझे उसका अभी अभी ध्यान आया। अगर मुझे पहले से प्लान होता कि बुक्स भी दिखानी है
तो मैं आपके लिए फिर पहले से उसको इंतज़ाम करके रख देता, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए आप थोड़ा सा, अभी मेरे को मिल नहीं रही है पेरियार, लेकिन आप उसको ढूंढ लेना, ठीक है। वो आपको आसानी से बुक मिल जाएगी, पेरियार की है वो, ठीक है। छोटी सी किताब है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो वो बुक मिल जाएगी। बुक्स आपको करनी ही करनी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये कोई जीएस का वैसा पेपर नहीं है कि आप लूसेंट उठा के पढ़ लो, लूसेंट से काम नहीं चलेगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम है, अच्छा खासा लेवल है। उसी तरह से इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटीज अच्छी हैं, इसमें सीबीएसई की माइक्रो और मैक्रो ले सकते हैं, क्लास 11th और 12th की, बाकी करंट अफेयर से कवर अप हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट मटेरियल बताता हूँ, इनसाइट्स की मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आप गूगल पे इनसाइट्स मंथली करंट अफेयर टाइप करिए तो वहाँ पे आपको डाउनलोड मिल जाएंगी ये मंथली, ठीक है ना। तो उनके पास 2017, 18, 19 की है, 2019 से डाउनलोड करके आप इनको पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पर भी आपको मंथली पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा करंट के लिए, शॉर्टकट असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम में नहीं चलेगा। इसीलिए इस फॉर्म को वही लोग भरें जो सीरियस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता कि मतलब ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि ऐसे ही मिल गई, समझे। ये ज़रूरत है देश के लिए, इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, तो यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट से हमको चाहिए होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बुक्स बता दी हैं पेपर 1 को लेकर, ठीक है। तो ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप समझ रहे हैं कि लंबा काम है इसमें। और अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि दिसंबर के पेपर के लिए आप ट्राई तो कर सकते हैं, हालांकि आप पढ़ें अगस्त के पेपर के लिए, लेकिन अगर दिसंबर का पेपर भी आप निकालना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों का निकलेगा जिनकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग है। ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ें पहले से थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, या जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों का दिसंबर वाला एग्जाम निकल सकता है। बाकी अगर जो कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं है यहाँ पर कि वो दिसंबर के एग्जाम में निकल पाएगा। अगर हाँ बहुत ब्रिलियंट हैं, 3 महीने में सब कुछ कवर अप कर लेते हैं तो आपका हो सकता है, या फिर उनका निकल सकता है जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, जिनके स्कूल में जिन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ है और उनकी जनरल स्टडीज़ पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो उनको सिर्फ करंट पढ़ना है, ठीक है ना, और अपना राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। तो ये तो बात हो गई इसके पेपर 1 की। अब चलिए डिस्कस करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आपके लिए बुक्स ढूंढ देता हूं, जो बुक्स मैंने बताई हैं आपको, शायद आपको उससे कुछ हेल्पफुल हो सके। हाँ तो दोस्तों, जो मैं आपको बुक बता रहा था, तो ज्योग्राफी की ये बुक है वो पेरियार की, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी किताब है, ये छोटी सी किताब है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, पेरियार पब्लिकेशंस की ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, देखिए इस तरह के नोट्स बना के, ये हाथ से मैप बने हुए हैं, तो ये आपकी बुक काम आ जाएगी इसके लिए, ज्योग्राफी की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर पेरियार। उसके बाद ये देखिए, ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये एंशिएंट की है, ये मेडिवल की है, ये मॉडर्न की है, ठीक है। तो ये तीनों एनसीईआरटीज़ हैं। ये बिपिन चंद्रा की है मॉडर्न इंडिया की, ये मेडिवल इंडिया की है सतीश चंद्रा की, और ये आर.एस. शर्मा की है आपकी एंशिएंट इंडिया की। तो ये तीनों बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। और इसमें वो बच्चे बिल्कुल भी कमेंट ना करें फालतू के, ठीक है, जो लोग शॉर्टकट चाहते हैं सक्सेस के लिए। यहाँ पे कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिल सकता, इसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, असिस्टेंट कमांडेंट का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसका पेपर नहीं निकलेगा दिसंबर वाला, ठीक है। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, 18 घंटे पढ़ता है, तब बात अलग है। तो ये तो हो गया आपका ये। और ये अभी मेरे पास ये एनसीईआरटीज़ नहीं है इकोनॉमी की, ये न्यू वाली हैं, इनको आप एनसीईआरटी की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो या खरीद सकते हो, जैसा आपको पसंद आए। ये वाली बुक्स भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं लिंक प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पेपर 2 कैसा होता है इसका, और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम मिलता है पेपर 2 में, इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 2018 का पेपर है, तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। देखिए सबसे पहले आप देखिए, इस पेपर का जो नाम है वो है जनरल स्टडीज ऐसे और हाँ कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए जनरल स्टडीज क्यों,
क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? करंट के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी मुद्दा करंट में रहा हो उसमें वो आपसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे टेक्नोलॉजी, इन ये सोशल मीडिया, तो उसके फॉर और अगेंस्ट आपको अपने आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं। उसके बाद ऐसे आता है इसके अंदर 80 मार्क्स का, ऐसे 80 मार्क्स का है। ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में लिख सकते हो, वो आपके ऊपर मर्जी है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जो प्रेसी वाला पार्ट है, जो ग्रामर वाला पार्ट है, वो आपको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। अगर आपने वो किसी और भाषा में लिखा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसे की। 80 मार्क्स का ऐसे आता है, इसका मतलब अब ये नहीं है एक ऐसा आएगा इसमें, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर चार ऐसे आते हैं, ठीक है ना। हर ऐसे आपका 20 मार्क्स का होता है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें आपका, वो ऐसे लिखने के लिए होगा, और उसमें आपको 6 टॉपिक दिए होंगे। 6 टॉपिक में से कोई भी 4 टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखने होंगे, 300 वर्ड के, मतलब लिखना पड़ता है 300 शब्दों के ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट ईयर आप पेपर उठा के देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। जैसे टॉपिक आया, द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली, यानी कि पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक संबंधों पर सामाजिक माध्यम का प्रभाव। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, देन रियोट्रिकल प्रोमिसेस। रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, पबजी को लेकर ये बना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पुलिस, यानी कि भारतीय राजनीति की जटिलता एवं भारतीय, सॉरी नॉट पुलिस, पॉलिटिक्स, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब कुल मिलाकर करंट में जो इशू रहते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, और ये तैयारी के थ्रू आउट पढ़ना है जब तक इंटरव्यू नहीं होता। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू। क्लियर? इसके अलावा आप डीडी राज्यसभा में जो टॉक शोज आते हैं उनको भी देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है ना। फ्री टाइम में उनको सुनते रहें, उससे आपका लेवल बनेगा। तो मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन तो ऐसे के ऊपर हो गया। ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा के ऊपर लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 4 ऐसे आएंगे इसके अंदर, एक ऐसे भी नहीं आता है, 4 ऐसे आते हैं, ठीक है, 300 वर्ड के। अब इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। दोनों 20 नंबर के होंगे, तो 20 × 2 40। और तीसरा आएगा रिपोर्ट राइटिंग। ये भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 × 2 40, ठीक है ना। अब देखिए ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें या न्यूज़ ना लिखें, मतलब न्यूज़ ना देखें और राइटिंग की प्रैक्टिस ना करें। अब देखिए आर्ग्यूमेंट में कैसे आएगा, ये इंग्लिश में ही करना होगा आपको, इसीलिए इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, हिंदी में नहीं आएगा ये। जैसे पिछले बार आया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक विथ कंप्यूटर, ठीक है ना। कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल आप देखिए ना कि पेंडेमिक हो रहा है और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के किताबों को रिप्लेस कर देगी, कंप्यूटर आ जाएंगे क्या किताबों के बदले। तो उससे क्या क्या सही रहेगा, उसके हार्मफुल, मतलब उसके आपने फॉर और अगेंस्ट, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में तर्क लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट लिखने हैं।
तो 20 नंबर का है तो लगभग लगभग पॉइंट वाइज इसको लिखना पड़ेगा। 10 पॉइंट आपको उसके फेवर में लिखने पड़ेंगे, 10 पॉइंट उसके अगेंस्ट लिखने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, और बिल्कुल कंक्रीट तरीके से इसको लिखना है। ये आपकी समझ को बताएगा कि बच्चा कितना अच्छा समझता है चीज़ों को, तो वहाँ से ये टेस्ट होता है। तो आर्ग्यूमेंट है। और दूसरा है इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी वही करंट मैटर, जैसे पिछली बार टॉपिक आया था द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, यानी कि जो जुवेनाइल हैं, जो किशोर हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखना होता है तो हम लोग इंग्लिश ही वर्ड यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इंग्लिश ओनली। तो जुवेनाइल क्राइम के ऊपर तो रिपोर्ट का मतलब क्या है, यू हैव टू पुट द डेटा, उसके ऊपर डेटा कौन कौन से लॉज बने हैं। और दूसरा था वाटर स्कार्सिटी टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? तो इन दोनों के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। तो रिपोर्ट और ऐसे में फर्क क्या होता है कि रिपोर्ट के अंदर आपने डेटा देना, जैसे रिपोर्ट आपकी होती है ना, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्ट होती है बिल्कुल वैसी ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। अब जैसे आपने वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि वाटर स्कैर्सिटी, उसका डेटा लेके अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो कितना है, क्या है, ठीक है ना, कितना कम हुआ है, क्या हुआ है, इसीलिए बच्चों के नंबर नहीं आ पाते इसमें। तो ये देखना। तो आपने अभी तक देखा 4 ऐसे, एक आर्ग्यूमेंट के 2 क्वेश्चन और रिपोर्ट राइटिंग के 2 क्वेश्चन। तो 40 और 40 कितने हो गए, ये 80 हो गए, 80 हो गए, 160 तो यही हो गए। अब बचे आपके पास 40 मार्क्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक आता है आपका प्रेसी राइटिंग, एक आता है कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आती है थोड़ी सी ग्रामर। ग्रामर के अंदर वो या तो आपको 5 वोकेबलरी दे सकता है, बोल सकता है इनसे सेंटेंस बनाओ, या फिर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, या फिर क्वेश्चन टैग कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। तो रेनिन मार्टिन बुक पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आपको आंसर लिखने होंगे, चूज नहीं करने ऑप्शन में से। और प्रेसी में क्या होता है, जैसे समरी और प्रेसी दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो प्रेसी राइटिंग के अंदर क्या होता है, समरी को आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है ना, और समरी के अंदर आप सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रेसी में क्या होता है कि आपको जनरली क्या करना पड़ता है कि किसी भी बड़े पैसेज को 1/3 करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसको आपने जो उसका फ्लो है, जो सीक्वेंस है उसके अंदर, पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो प्रेसी राइटिंग के ऊपर अगर कोई चाहेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये समरी नहीं है, आपने समरी नहीं लिखनी है उसकी कि अपनी भाषा में। अब जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख के आए, ठीक है ना, तो मूवी देख के आए तो मूवी के अंदर क्या है कि आपने एक तो उसकी कहानी बता दी, यार इसमें ये कॉन्सेप्ट है, वो हो गया समरी। एक है कि सीन बाय सीन छोटा करके आपने 3 घंटे की पिक्चर को किसी को शॉर्ट सीन बाय सीन, यानी कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, उस सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए आपने 15 मिनट में उसको बता दिया, तो उसको हम लोग प्रेसी बोलेंगे। तो प्रेसी के अंदर क्या होता है, जनरली जो जुडिशियल राइटिंग्स होती है या कोई बड़ा जजमेंट होता है, यानी कि लॉ में जनरली प्रेसी फॉलो की जाती है, लॉ के फील्ड में। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़े पैसेज को उसके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उसके डेटास को ध्यान में रखते हुए आपने बिल्कुल उसको जो है शॉर्ट करना है, और जनरली 1/3 में करना होता है। इसके लिए टाइटल भी पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी कई बार बोलती है कि टाइटल दो, कई बार बोलती है टाइटल मत दो, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे यहां पर आपको इन तीनों का मिला के वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं पुराने पेपर से आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसका वेटेज है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो आप लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करके उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि ऐसे हैं, 4 ऐसे आएंगे 20-20 नंबर के, तो टोटल 80 हो गया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट 40 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के। रिपोर्ट राइटिंग भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के। सॉरी रिपोर्ट राइटिंग आपकी 20 नंबर की है, मतलब 10-10 नंबर के क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर गया, ठीक है ना। लेकिन आप रिपोर्ट समझ चुके हैं, रिपोर्ट है क्या। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप पेपर 2 डाउनलोड कर लीजिए नेट से और देख लीजिए, ठीक है। तो रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, रिपोर्ट राइटिंग 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर की प्रेसी आती है इसके अंदर,
1/3 में आपने लिखनी होती है। ये प्रेसी है 15 नंबर की, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 नंबर का। उसके बाद फिर 25 नंबर का ग्रामर उसके अंदर पूछा गया। तो 20 से 25 नंबर का ग्रामर हर साल पूछा जाता है। इसके लिए आप रन एंड मार्टिन नाम की बुक, यानी कि इसके अंदर आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस का यूजेज, वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, कुछ भी पूछ सकता है। फिक्स पैटर्न नहीं है ग्रामर का। लेकिन अगर आपने रन एंड मार्टिन की किताब अच्छी तरह से, मतलब अगर आपकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई है तो, या फिर आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है तो आप कर सकते हैं इसको। तो ये है पेपर 2 का पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पीड 3 घंटे का होगा टाइम, इसमें लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 300 वर्ड के 4 ऐसे, तो 1200 वर्ड तो यही हो गए, ठीक है ना। फिर इनमें भी वर्ड लिमिट है, तो आप पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर आपको उतना सोचना भी पड़ता है, फिर लिखना भी पड़ता है। तो इसका एक ही उपाय है कि जो बच्चा न्यूज़ देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स के साथ टच में है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता है, डीडी राज्यसभा देख रहा है, ठीक है ना, टॉपिक्स के ऊपर पता होना चाहिए उसमें क्या चलता है क्या नहीं चल रहा है। जैसे करंट के टॉपिक्स हमने भी बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे वो बेरूत के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है ना, और आपने देखा होगा कोचिकोडे में प्लेन क्रैश हुआ, या फिर अलग अलग तरह के वायरस के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो करंट के टॉपिक्स हैं वो हम भी टाइम टाइम से डालते रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जिसको ज्ञान है, जो देखता है, समझता है चीज़ों को, तो वही उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से कर सकता है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं उसका आंसर कमेंट में दूंगा या फिर उसके ऊपर सेपरेटली लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।